सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी है। बानी पीटीआई की तरफ से यह ऐलान आज उनकी बहन अलीमा खान ने किया। दूसरी तरफ हुकूमत इस मुमकिना एहतजाज से निपटने के लिए मुसलसल वार्निंग्स जारी कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने टीटीपी को खारजी और पीटीआई को दाखिली फितना करार दिया है और तजवीज़ पेश की है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए एहतजाज शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहिए। जबकि मियां नवाज शरीफ ने पीटीआई को मशवरा दिया है कि अगर एहतजाज आपकी किस्मत में लिखा है तो कम से कम अच्छे तरीके से करो। देखना है कि पीटीआई किस नौयत का एहतजाज प्लान कर रही है, क्योंकि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के केसेस का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। क्या पीटीआई एक बार फिर मारो या मर जाओ एहतजाज का इरादा रखती है? गुज़िश्ता रोज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में पीटीआई के 8 कारकुनों को कोर कमांडर हाउस हमला केस में बरी किया। इसी तरह इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान समेत मुतादिद रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी किया। एक तरफ सिविल कोर्ट से रिलीफ का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 9 मई मुल्ज़िमान के खिलाफ कायम मुकदमात का फैसला सुनाने से रोक रखा है। क्या आईनी बेंचेस के क़याम के बाद इस केस की जल्द अज जल्द समाअत का इम्कान है? सवाल यह भी है कि पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च की नौयत क्या होगी। माजी के मुकाबले में इस बार हुकूमत का रद्द अमल कितना मुख्तलिफ होगा? इन्हीं तमाम मामलात पर करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर कानून व इंसाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़, अहमद उवैस साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू बैरिस्टर अकील मलिक साहब। 4 मुतालबात 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च, इन मुतालबात पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए मुतालबात क्या हैं इनके। मुतालबात तो इससे पहले भी कई मुतालबात ये करते रहे और मुतालबात से हासिल उसूल क्या हुआ। हम तो पॉलिटिकल डायलॉग की इनको 12 दफ़ा हमने इनको दावत भी दी और कहा कि आए सियासी जो है मामलात का, सियासी मसलों का, सियासी मसलहत से जो है इनका हल निकाला जाए। लेकिन अब ये एक जमात है, जो टोला है, ये बज़िद है इस बात पे कि हमने सड़कों पे आना है और एहतजाज बिल्कुल करें। एहतजाज इनका आईनी हक है, लेकिन एहतजाज के नाम पे इंतशार फैलाना और इंतशार के फैलाने की वजह से किसी को ये इजाज़त नहीं हो सकती कि वो धावा बोले या इस्लामाबाद की तरफ रुख करे और फिर डी चौक में आके जो है डेरे डाले। इसकी बिल्कुल कतन कोई इजाज़त नहीं है। और अब तो इस्लामाबाद में कानून भी है, पुरअमन एहतजाज करना है, जलसा करना है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है कंडीशंस के साथ। जो कानून पहली कंडीशन सर उनकी ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को फारिग करना है। आइन और जमहूरियत को कहते हैं हमने बहाल करना है। पहली 26वीं आईनी तरमीम, कैदियों की रिहाई, पहली पे जरा बताएं ना 26वीं तरमीम। और दूसरा ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो सकता है, तो ये जस्ट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वो अंग्रेजी में कहते हैं यू मीन बिजनेस? देखिए वी सर्टेनली मीन बिजनेस। अगर कोई रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करेगा तो ऑब्वियसली उसको आईनी हाथों से लिया जाएगा। अब आप आईनी तरमीम पे आ जाए तो 26वीं आईनी तरमीम जिसके ऊपर पूरा एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड किया गया, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ भी लिया, जिसकी वजह से तमाम तर जेसीपी की भी प्रोसीडिंग्स हुई, वहाँ पे भी नुमाइंदे गए। आईनी तरमीम के साथ इनको कोई इशू नहीं था और आईनी कोड के साथ इनको इशू था। फिर उन्होंने कहा आईनी बेंचेस बना लें, आईनी बेंचेस बन गए। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी से जब मुशावरत हुई, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उस कमेटी का भी हिस्सा रहे, उससे बैक एंड फोर्थ कंसल्टेशन, पूरे कंसल्टेटिव प्रोसेस का पार्ट भी रहे। और सबसे ही इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फिर जब वोट देने का टाइम आया तो वोट नहीं दिया, लेकिन सबसे पहले उस आईनी तरमीम का फायदा लेने अगले दिन सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। उसी आईनी तरमीम को जिसको कहते हैं ये अंडू कर दिया जाए, उसकी कमेटी में भी इन्होंने लोग नॉमिनेट किए, सेनेट से भी किए और नेशनल असेंबली से भी किए, और उस कमेटी में वहां पे बैठे और वोट भी कास्ट किया। मतलब ये तमाम एक्सरसाइज करने का फिर क्या मकसद था? आप फिर आउटराइटली बॉयकॉट कर देते, बॉयकॉट भी नहीं किया। अब मुझे बताइएगा कि जो राणा साहब कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो सकते हैं, क्रैकडाउन हो सकता है,
ये संजीदा मसला है, मतलब अगर ये नहीं माने होगा इस तरह। देखिए बिल्कुल होगा, और उसकी वजह यह है कि जहां पे इंतशार फैलाने की बात हो और ये अपना कोरिलेशन जो अब ये फिर कहेंगे कि 9 मई की बात करते हैं, लेकिन 9 मई एक ऐसी हकीकत है, तल्ख हकीकत है इनके पास्ट की, इनके माजी की और इस मुल्क के माजी की। ये तमाम तर चीज़ें हमें देखनी है कि ऑब्वियसली हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते कि ये अगेन सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे जाएं, ये अगेन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाएं, ये अगेन पार्लियामेंट पे आएं। लीव द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस असाइड, लेकिन ये पार्लियामेंट के ऊपर आए, पार्लियामेंट पे हमला करें, ये सुप्रीम कोर्ट पे आए, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करें, ये पीटीवी पे आए, पीटीवी पे हमला करें। क्या इस चीज की इजाजत आपको दे सकता है? आप मुझे बताएं कि वहां पे ये डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव, इतनी एम्बेसीज है, वहां पे घुस जाएं ये इंतशारी टोला, तो कौन उसकी गारंटी लेगा? ये तो एक बात करते हैं, दूसरी बात से मुकर के तीसरी बात पे चले जाते हैं। राइट। अहमद उवैस साहब, बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो सकते हैं, तो क्रैकडाउन होगा, आप लोगों को आने की इजाज़त नहीं मिलने वाली, जितना अक्टूबर में भी आप लोग आ गए। लेकिन मुझे ये बताएं कि अक्टूबर में ऐसा क्या नहीं अचीव कर सके जो अब आप नवंबर में अचीव करना चाहते हैं, और 24 नवंबर की तारीख जो है वो दे दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि वकील साहब, बैरिस्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो अपने नुक्ता नजर से बात तो कर दी उन्होंने कि जी 9 मई का ये वाकया हुआ जो किसी को भुलाया नहीं जा सकता, बहुत बड़ा वाकया हुआ। वो वाकया के तो अभी तक शाहिद भी जो है नहीं मिल सके, इसलिए उसका ट्रायल भी नहीं हो सका। हाँ, अलबत्ता उससे बड़ा वाकया जो हुआ, जो तारीख जिसको वो रिकॉर्ड करती है और जिसको ऑथेंटिकेट किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमले का वाकया है। ये वाकया तो एक बनाया गया वाकया है ना, ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था। वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने फंक्शन कर रहे थे अपने अपने कोर्ट रूम के अंदर, और उनके ऊपर हमला किया गया और वो बमुश्किल उन्होंने भाग के जान बचाई, जज साहबान ने, और ये रिकॉर्डेड है। उसके मुतालिक बताइए ना, वो ये वो ब्लैक जो है वो डे था, और जिस तरीके से वो वाकया हुआ वो तो सारी दुनिया ने भी देखा, और वो रिकॉर्डेड इन कोर्ट प्रोसीडिंग है। बात ये है कि ये इस तरह से कह के आप की ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त आपके पास एक ब्रूटल पावर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप चाह रहे हैं कि इस ताकत के खौफ से कोई जो है वो ना आगे निकले ना कोई बात करे। तो ऐसा होता नहीं है, लोग बात भी करेंगे, लोग इस खौफ को, एक आज खौफ में हैं तो कल खौफ से निकल आएंगे बाहर। बट मुझे बताएं, अक्टूबर में आप जो हासिल नहीं कर सके वो नवंबर में कैसे हासिल करेंगे? तरमीम भी हो गई, उसके बाद कभी ऐसे हो गया अदालत। सवाल देखिए, तरमीम की बात यह है कि हमने तरमीम में सब कुछ अंडर प्रोटेस्ट किया। अगर वो वहां पे कमीशन के अंदर गए, कहीं पर भी गए, इट वाज ऑल अंडर प्रोटेस्ट। ये नहीं था कि हमने तो चैलेंज किया उसको, तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि जिस तरीके से ये तरमीम हुई है पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में आप जिस वक्त हमने पिटीशन दी है, उसका बुनियाद ये है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इन्होंने एग्जीक्यूटिव के, हुकूमत के अंगूठे के नीचे ले गए। अच्छा, ये अहमद साहब, ये तो ठीक है, आप उसके ऊपर चले गए अदालत, और आप कहते हैं कि हमने इसको बेस बना लिया। लेकिन जब आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं और आप कहते हैं कि हम इस्लामाबाद को ब्लॉक कर देंगे, कफन पहन के आए हैं, वापस नहीं जाएंगे, तो फिर तो इसका मतलब ये है ना कि जो नताइज आप एक अपनी पॉलिटिकल और लीगल बैटल से हासिल नहीं कर पा रहे, वो एक काइंड ऑफ अनार्की के जरिए जो है वो हासिल की जाएगी, जब आप ये कहते हैं हम कफन बांध के आ रहे हैं। ये देखिए ना, ये आप एक बड़े एक जॉन्डिस आई से आप एक जो है एक मुतासिब नजर से अगर देखें तो आपको ये लगेगा कि जी ये अनार्की ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हकीकत पसंदाना नजर से देखेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अनार्की तो क्रिएट की गई है जब पाकिस्तान के आइन को इन्होंने बदल दिया। अगर आप इसको सुनिए, बात सुनिए। नहीं, अगर आप इसको इस्तारे के तौर पे कह रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो आपको कोट अनकोट कर रहा हूं। अगर आप प्रोटेस्ट कहते हैं, हमने प्रोटेस्ट करना है, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहें हम कफन बांध के सर पे निकल रहे हैं,
तो ये फिर कोई मतलब दलील नहीं है। दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता मैं कैपिटल हिल पे कफन बांध के निकल रहा हूं और मैं अपना फैसला करा के वापस आऊंगा। ये दुनिया में कहीं पे नहीं हो सकता सर। मैं आई टेक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। पहले मैं जरा अकील साहब की तरफ मुझे जाने दो। वो कह रहे हैं कि जी हम अपना अदालती लड़ाई भी कर रहे हैं, सियासी भी कर रहे हैं और सड़कों पर आकर भी जो है वो अपना मसला हल करेंगे प्रोटेस्ट के जरिए। वो बजिद हैं कि उन्होंने ये काम लाजमी करना है और उन्होंने कहा हमने तो वैसे ही तजावीज दी थी 26वीं यानी तरमीम में, माना तो नहीं हमने कहीं भी। देखिए ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बात है, मेरे लिए तो बड़ी तारीफ की बात है कि इन्होंने तमाम तर उस पूरे प्रोसेस में, अब प्रोटेस्ट में अगर रहे थे और अंडर प्रोटेस्ट ही करना था तो मौलाना से किस मकसद के लिए मुलाकातें करते रहे। फिर मौलाना के बाद उनके घर के बाहर खड़े होके जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा जी हमें ऐसा तो कोई मसला नहीं है। इनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन है, बैरिस्टर गौहर, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारा इख्तलाफ दूर हो चुका, लेकिन हमारी पॉलिसी है कि हमने इस पे वोट नहीं करना। इसी तरह फिर उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस से हमें प्रॉब्लम नहीं है और चीफ जस्टिस बिल्कुल ठीक है और कोई इशू नहीं है, लेकिन उस कमेटी में, जिस कमेटी में जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी थी या पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उस कमेटी का हिस्सा नहीं बने, वहां पे वोट नहीं दिया और उस एब्सटेन किया। वहां पे तो चले अंडर प्रोटेस्ट माना जा सकता है कि वहां पे कम से कम जो है वो उन्होंने एब्सटेन किया, लेकिन तमाम तर बाकी प्रोसीडिंग का तो ये हिस्सा है और बाकी प्रोसीडिंग का हिस्सा रहने की वजह से जो है इन्होंने ये पार्ट एंड पार्सल रहे तमाम तर उस चीज का। अच्छा अकील साहब मुझे ये बताएं कि वो 9 मई को देखिए बुनियाद बना रहे हैं, वो कि हमारा अदालती निज़ाम इस तरीके का है कि यहाँ पर बहुत आसानी से रिलीफ नहीं मिलता, सालों लग जाते हैं किसी केस को कंक्लूड होने में। लेकिन जब 9 मई का मसला अभी तक हल नहीं हुआ जी। मैं देखें आई बैक टू डिफर आदिल साहब आपके साथ। इमरान खान साहब पे जो केसेस बने हैं आज मेरे ख्याल से 2 साल नहीं हुए या 1.5-2 साल ही हुए हैं, उनके तमाम तर केसेस में उनको रिलीफ मिला है, इन्हीं अदालतों ने दिया है ना। अब गिन चुन के तो उनके पास 2 या 3 केसेस ही रह गए हैं, तो अदालतों में मुकाबला करें। और ये डिलेइंग टैक्टिक्स बट बैरिस्टर साहब 9 मई का कुछ भी फैसला मगर 9 मई कंक्लूड ना जिसकी वजह से ये दोबारा कहते हैं हमने आना है। 9 मई का क्यों नहीं कंक्लूजन हुआ? 9 मई की क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने खुद पिटीशन लेके गए, इन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियंस का। उन्होंने कहा कि फाइनल जजमेंट से प्रोनाउंस करने से पहले हम आपको रोकते हैं, आपने आखिरी हतमी फैसला नहीं देना, लेकिन आप ट्रायल कंटिन्यू रखें। जो जिन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, जिनकी कम सजाएं थी, वो 21 के 23 लोग, उनको भी रिहा किया गया। उसके बाद दीगर जो 9 मई में लोग इन्वॉल्व थे उनका ट्रायल ऑलमोस्ट कहीं होगा कंप्लीट है। अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे की ऑर्डर की वजह से मुद्दई तो खुद कह रहा है कि हम किस तरह सजा दें, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया सजा देने से। तो ये तो नहीं है। देखें अब अदालतें जब बगैर किसी वजह के इंटरजेक्ट करेंगी और स्टॉप करेंगी प्रोसीडिंग्स को, तो फिर ये प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करना क्या होता है? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जिंदा मिसाल क्या है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो डे लाइट रॉबरी थी सर, उसमें 34 ऐसी पेशियां थी जिस पे इन्होंने जिरा ही नहीं की। हर पेशी पे इनका वकील नहीं मौजूद होता था, इमरान खान साहब का और बीवी बुशरा साहिबा का। अब अल्लाह अल्लाह करके उस दिन जज साहब ने इनको कहा कि ये लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, आप अपनी जिरा इसमें मुकम्मल करें। 34 से 35 पेशियां हो गई हैं, आपने टाइम गेन करते रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स आप इस्तेमाल करते रहे और फाइनली फिर जिरा हुई और अब 342 की स्टेटमेंट पे बात गई है और इनका डिफेंस वर्जन आएगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्हीं अदालतों से रिलीफ अगर बनता हुआ रिलीफ मिलेगा, नहीं बनता हुआ तो सजा मिलेगी। ये तो नहीं इल्जाम लगाया जा सकता ना हुकूमत पे कि हुकूमत जो है वो कोई मेडल कर रही है इन तमाम अफेयर्स में या इनको इंसाफ जो है होने से अदालतों को खुदा ना खास्ता वो रोका जा रहा है। कतन ऐसी कोई बात नहीं है। तो बैरिस्टर मुझे ये बताएं कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने के बाद क्या ये 9 मई वाला मसला कंक्लूड होगा और ये जो रिव्यू पिटीशन में गया हुआ है मामला, ये जो सिविलियंस के ट्रायल का फौजी अदालतों में मामला है, ये अब आप इसको जल्दी कंक्लूड होता देख रहे हैं ये सब एक्सरसाइज होने के बाद? बनी है और आर्टिकल 191A के तहत जो उनकी कमेटी बनी है उसमें उन्होंने कलर कोडेड केसेस टेकअप करने हैं। सबसे पहली बात है कि बिल्कुल 9 मई का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने ये असेस किया है उस कमेटी ने, जो कि उन्होंने कॉज लिस्ट भी जारी की है और कल से वो काम अपना शुरू कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। उसमें उन्होंने देखा है जब तक बाकी जजेस अपॉइंट नहीं होते, उन्होंने ये देखा कि कलर कोडेड और जो पुराने केसेस हैं, असल मकसद तो इसका क्या था? असल मकसद तो सुप्रीम कोर्ट को डिसमेंटल करना नहीं था,
असल मकसद ये था कि कम से कम गरीब आवाम के जो केसेस लगे हैं, जो 20-20, 25-25, 3-3 दिहाइयां गुजर जाती हैं, 3-3 पुश्तें जो है वो पास ऑन करती हैं, वन लिटिगेशन टू अनदर फोरम, तो कम से कम ये है उस चीज़ का जो है तदारक होना चाहिए और उस चीज़ के ऊपर जो है कम से कम फाइनलिटी अटेन करनी चाहिए फैसलों के ऊपर, वो टेकअप होना चाहिए और डिस्पोजल क्विकली होना चाहिए उन चीज़ों का। तो अब उम्मीद करता हूँ कि पहले तो वो केसेस टेकअप होंगे जो कलर कोडेड हैं, जो पुराने ओल्डेस्ट केसेस, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो हाई कोर्ट में भी हमने भी देखी है, आई एम श्योर अहमद अवैस साहब भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और हम तो सीखते भी हैं इनसे कि इनको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने तो रेड लिस्ट भी जारी की थी जिसमें किसी वकील को किसी किस्म की एडजर्नमेंट की कोई इजाजत नहीं होती थी और वो केस टेकअप होता था, वेदर वकील हो या ना हो, रिकॉर्ड देख के फैसला कर दिया जाता था। तो अब मैं समझता हूँ यहाँ पे भी अच्छी एक रवायत है और अच्छा एक सेटअप है जो कि पुराने केसेस टेकअप होंगे। सो अक्टूबर 23 को ये फैसला हुआ था और उसके बाद फिर जो है वो स्टे में चला गया था मामला 9th में वाला। अब आपको लगता है कि ये जल्दी कंक्लूड हो जाए? जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये कंक्लूड होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और अगर किसी के ट्रायल के ऊपर जो है उसको कंडक्ट करने से या उसमें फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करने से रोका गया है या स्टे किया गया है उस चीज पे, तो इस चीज का जल्द फैसला होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं within a month or two? देखिए, आई कांट एक्चुअली पुट अ नंबर ऑन इट, मैं ये नहीं कह सकता महीने या 2 महीने में हो जाएगा। होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उससे पहले उस चीज का कम से कम टेकअप होकर फैसला हो। राइट जी, अहमद उवैस साहब देखिए, बात सुनिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जिस बात ये 9 मई के वाकये की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा ऑर्डर में भी लिखा है कि वो ट्रायल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये ट्रायल तो मुकम्मल करें। उन्होंने कहा था आप सिर्फ उसका फाइनल ऑर्डर जो है उसको अभी रोक लें जब तक ये फैसला नहीं होता। अभी तो ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हुआ, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए 1.5 साल से किस जुर्म में वो लोग अंदर हैं। क्या कानून ये नहीं है कि किसी को जेल में बंद करना जो है वो पनिशमेंट नहीं है, तो फिर उसके बाद कन्विक्शन जो है वो आप करेंगे। लेकिन 1.5 साल से वो लोग जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं और आपने उनको ट्रायल नहीं शुरू किया, इसलिए कि आपके पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि जो एविडेंस जो आपको दिलाई गई थी वो नामुकम्मल है और झूठी है, साबित हो गया। और वो साबित ना सिर्फ ये कि वो अदालत में साबित हुआ हुआ झूठी है, इनको समझ नहीं आ रही। इसी तरह से ये बात जो कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि 9 मई के वाकयात जो केस है जल्दी कंक्लूड हो जाए। सुनिए, हम तो कह रहे थे कि हम तो बार बार कहते हैं कि इसको कंक्लूड करें और उसकी जो एविडेंस जो है, ताकि जिस वक्त ट्रायल होगा तो हम उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का डिफेंस काउंसिल को राइट होता है, ये जानते हैं अतीक साहब, उसको समझते हैं इस बात को। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि अदालतों के फैसले की बात करते हैं। अब अदालत जो है, आपने देखा कि जो जज साहबान जिस तरीके से अपॉइंट हो रहे हैं, ये तो नॉमिनेशन है। मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत के आदमियों की वहां आपने बैठा दी, वो मेजॉरिटी वोट करते हैं और नॉमिनेट जिस जज को लगाना चाहेंगे वहां पर लगा देंगे। तो जब आपने और चीफ जस्टिस जो है वो तो देखेगा कि उसकी 3 का पैनल बनेगा, उसमें से उसका नाम आने के लिए वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सारा सिलसिला। तो आपने जुडिशरी को जब इस शक्ल में मेजॉरिटी गवर्नमेंट के नहीं है, वो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों के हैं, पार्लियामेंट से गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों के। ऐसे सुनिए, गवर्नमेंट और सुनिए मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के, लेकिन 2 ज्यादा, एक लॉ मिनिस्टर का और एक अटॉर्नी जनरल का, वो 2 मिलके उनके साथ मिलके दो वोट ज्यादा हो जाते हैं। वो कहाँ रह गई, इक्वालिटी रह गई। ये तमाशा बना के कौम को क्यों आप एक ऐसे उलझन में डाल रहे हैं और एक गलत बयानी की जा रही है और डबल स्टैंडर्ड बना के आप पेश कर रहे हैं उसके साथ। खुदा के लिए जो हक़ाइक़ है उनको सामने लेके आए और इनका जो नुकसान आएगा इसी वजह से और उनके पास कोई हल नहीं है कि जहां पे ट्रायल जल्दी करना था तो आपने देखा कि वहां पे ट्रायल किया इमरान खान के 3 केसों में सजा देकर इलेक्शन से पहले कि तुम उसको कौम बददिल हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। और जहां पे देर करनी थी तो 1.5 साल में ट्रायल नहीं हुआ। ये डबल स्टैंडर्ड जो इन्होंने बनाया हुआ है और अदालत को कमजोर करके इन्होंने डिस्पोटिज्म जो है पॉइंट टेकन सर। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अहमद हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। सोशल मीडिया पर एक बार फिर हलचल है, लेकिन इस बार ये किसी सियासी पार्टी के एहतजाज या हुकूमत की जानिब से सड़कें बंद करने के ऊपर नहीं है, बल्कि इस बार वीपीएन को ब्लॉक करने का मसला है। लोगों को शिकायत है कि वीपीएन को ब्लॉक करने से न सिर्फ डिजिटल मीडिया पर असर होगा, बल्कि इससे आईटी के कारोबार भी मुतासर हो सकते हैं, जिससे मुमकिना तौर पर लाखों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या यह हकीकत है, या फिर वीपीएन के इस्तेमाल से सिक्योरिटी खदशात और बढ़ रहे हैं? वीपीएन का मकसद इंटरनेट की आज़ादी और प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन जब हुकूमत इसको ब्लॉक करती है तो वो ये दावा करती है कि ये अवाम की हिफाजत के लिए बेहद ज़रूरी है। बाद औक़ात वीपीएन के ज़रिए गैर कानूनी या हसास मवाद तक रसाई हासिल की जाती है, जिससे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा वीपीएन का इस्तेमाल हुकूमत के लिए निगरानी के लिए एक चैलेंज बन सकता है, ख़ास तौर पर जब वो दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम या दीगर ख़तरात से मुतल्लिक मवाद पर नज़र रखना चाहती हो। हकीकत यह भी है कि वीपीएन का इस्तेमाल आईटी के शोबे में कारोबारी सरगर्मियों और डिजिटल मीडिया के लिए भी ज़रूरी हो चुका है। वीपीएन की ब्लॉकिंग कारोबारी इदारों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो अपने ऑपरेशंस को आलमी सतह पर मौसर तरीके से चलाने के लिए इंटरनेट की आज़ादी पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में ब्लॉकिंग का फैसला एक मुतनाज़ा मसला बन चुका है, जहां एक तरफ सिक्योरिटी के खतरात हैं तो दूसरी तरफ कारोबारी नुकसान और डिजिटल आज़ादी के मसाइल हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। पीटीए के मुताबिक वीपीएन रजिस्ट्रेशन का अमल 2020 में शुरू हुआ था और पिछले 14 सालों में तकरीबन 20,500 वीपीएन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से 1,420 कंपनियां हैं जिन्होंने वीपीएन रजिस्टर्ड किए हैं। अब पीटीए की ये कोशिश है कि वीपीएन रजिस्ट्रेशन और वाइट लिस्टिंग के अमल को मजीद तेज किया जाए। याद रहे कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे चीन, रूस, ईरान, तुर्की, यूएई, कतर और सऊदी अरब भी गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स को ब्लॉक करते हैं, और कुछ ममालिक वीपीएन्स को सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। पाकिस्तान में वीपीएन का इस्तेमाल पिछले कुछ महीनों में 6000% तक बढ़ चुका है, और अब लोग जो फ्री वीपीएन्स हैं उनके ब्लॉक होने पर कंप्लेन कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वीपीएन की ब्लॉकिंग का अमल हकीकत में हमारी सिक्योरिटी और को महफूज करता है, या फिर ये डिजिटल आज़ादी पर एक कदगन है? इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट अली रजा साहब, जिनसे हमने बात करनी है वीपीएन का जो मामला हुआ है। पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स की ब्लॉकिंग हुई, ये अमल अभी भी जारी है और हुकूमत का कहना है कि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस सारे प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो है वो एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये भी है कि ये जो आपकी नेशनल साइबर सिक्योरिटी है उसको भी चैलेंज कर रहा है। अली रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरीके से पाकिस्तान की जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी है उसको भी चैलेंज कर रहा है, और ये ब्लॉकिंग जो हो रही है ये कितनी पॉसिबल है कि ये कंप्लीट इसको ब्लॉक किया जा सके? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आदिल। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। देखें, जब वीपीएन आप कनेक्ट करते हैं, आप किसी आउटसाइड कंट्री के सर्वर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं और अनरजिस्टर्ड आईपी के थ्रू होते हैं, तो आप अपने आप को और अपने डेटा प्राइवेसी को भी एक्सपोज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वीपीएन्स को रजिस्टर करवाएं और उसके थ्रू, ताकि हमारी कंप्लाइंस भी हो, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के जो लॉज हैं वो भी उसके ऊपर अप्लाई हों और लॉज ऑफ द लैंड भी उसके ऊपर अप्लाई हों, ताकि हमें ये पता हो कि ये ट्रैफिक कहाँ जा रही है और इस ट्रैफिक के थ्रू क्या जा रहा है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मिसयूज जो वीपीएन का होता है वॉइस ओवर आईपी की वजह से भी होता है, जिसमें हम वॉइस की ट्रैफिक जो है यहाँ से बाहर जाती है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं जो इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं टू रीच आउट टू दी ब्लॉक वेबसाइट जो कि उनको इस्तेमाल करनी होती हैं। तो इस तरह से जो इसका यूज़ है, अगर वो हम अनरजिस्टर्ड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करेंगे तो एक्चुअली वी आर एक्सपोजिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू देम। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, तो अगर आप पीटीए के रिकॉर्ड को ही देखें तो दे हैव जस्ट रजिस्टर्ड 20,000 वीपीएन आईपीज एट देयर एंड। ठीक है, तो इन्होंने वाइट लिस्ट की है। अगर ओवरऑल यूजेज को देखा जाए तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के हिसाब से जो है इस वक्त करंटली यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू यूज, जिसमें मोस्टली यूज तो ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए होता है, लेकिन उसकी वजह से जो नॉर्मल जो यूजेज है ना वो भी नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से इंटरनेट ट्रैफिक भी जो है इम्पैक्ट होती है लोकली। राइट अली, मुझे ये बताएं कि ये जो वीपीएन्स का यूज़ है
ये क्या सिर्फ जो यूजर्स हैं उनकी आईटी को उनकी आइडेंटिटी है सिर्फ उसको हिडन रखने में हेल्प करता है, या फिर ये साइबर क्राइम, टेररिज्म और जो दीगर हमें चैलेंजेस हैं जैसे इलीगल जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी सहूलत मिलती है? देखिए, VPN इटसेल्फ एक बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो कि एंड टू एंड जो है इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। अगर इसमें कोई भी पैकेट जो है वो जा रहा होता है, इधर इट्स डेटा पैकेज या वॉइस पैकेज, या इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, इवन आपकी ब्राउजिंग वगैरह भी सारी इंक्रिप्टेड होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है प्रोटोकॉल या कौन सा जो है VPN सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से अगेन एज यू मेंशन्ड कि आप बहुत सारी जो है इंट्रूजन से, वल्नरेबिलिटी से आप बच जाते हैं, साइबर अटैक से बच जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इसको आपके डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। तो वो जब इंक्रिप्शन लेवल इतना हाई होगा तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाते, इसलिए जो है वो आप बहुत सारी चीजों से सिक्योर हो जाते हैं, स्पेशली जो आउटसाइड वर्ल्ड के जो थ्रेट्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से रिलेटेड। राइट, तो इसको जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको व्हाइट लिस्ट कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट नहीं, इसमें क्या फर्क है ब्लैक लिस्ट करने में और व्हाइट लिस्ट करने में? देखिए, ब्लैक लिस्ट करने का मतलब ये है कि आपने VPN ही बंद कर दिया कि कोई भी VPN यूज नहीं कर सकता। सो इट्स नॉट लाइक दैट। अगेन अगर हम इसकी ब्लॉकिंग भी कहते हैं तो ये टर्म सही नहीं है मेरे ख्याल में। हमें इसको कहना चाहिए कि VPN को सिर्फ रेगुलेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। VPN के यूज पे कोई पाबंदी नहीं है, VPN हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन सिर्फ जो बात यहाँ पे हो रही है वो ये हो रही है कि आप इसको लीगल चैनल के थ्रू इस्तेमाल, IPs आप इसमें यूज करते हैं वो व्हाइट लिस्ट करा के आप यूज करें। दिस इज द ओनली पर्पस। और इसमें जो मेन सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो हमारे ISPs हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। उनकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो जहाँ जहाँ कनेक्शंस दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, उसके साथ जब वो कोई IP देते हैं तो उस IP को अगर वो पर्पस बताते हैं, कंपनी बताती है या फ्रीलांसर बताते हैं, तो आप उन IPs को, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको व्हाइट लिस्ट PTA के थ्रू करवाएं। और PTA का काम है वो इस चीज को इंश्योर करे कि जितनी भी IPs जो जा रही हैं IT कंपनीज के पास या जो ISPs दे रही हैं, और जो पूल PTA इनको देता है वो सब के सब रजिस्टर्ड हो वाया PTA, व्हाइट लिस्ट हो सारे। अच्छा, गवर्नमेंट का एक पर्सपेक्टिव है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूज़ होता है VPN जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो डाउन होता है, तो इज़ इट ट्रू, ये फैक्ट है कि इसी वजह से स्लो डाउन होता है? और एक और सवाल भी कि ये जो डिजिटल इंडिपेंडेंस है या प्राइवेसी है वो फिर कहाँ रहती है लोगों की अगर इसको रेगुलेट किया जाता है? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वक्त जो नॉर्मल हमारा माइंडसेट भी है, वो हम ये समझते हैं कि शायद VPN यूज करने की वजह से इंटरनेट स्लो होता है। तो VPN यूज करने की वजह से इंटरनेट स्लो नहीं होता। जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन है या जो फायरवॉल हमने लगाई हुई है, लास्ट बात है, जब वो हर पैकेट को इंस्पेक्ट कर रही है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरनेट पे जो है वो थ्रॉटलिंग होती है और इंटरनेट जो है वो स्लो होता है, स्पीड उसकी स्लो होती है। ठीक है, तो VPN लोग नॉर्मली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो आपके जो है इस इन्वायरमेंट को बाईपास करते हैं, लोकल को, और वो फिर आउटसाइड जाके किसी दूसरी कंट्री के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी IP मास्क हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड उनकी नॉर्मल रहती है। उनको उनके इंटरनेट को कुछ नहीं हो रहा था जो VPN यूज कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल यूजर है, उसके जो लोकल यूजर होता है, उसका इंटरनेट डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अगर हम इसको यूं देखें कि जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन है या जो फायरवॉल का सिस्टम है, जो ISP के एंड पे भी होगा, डेफिनेटली वो PTA के एंड पे भी अब है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जब पैकेट मॉनिटर हो रहे हैं तो वहां पर ये स्लोनेस जरूर फील होगी। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ तो मॉनिटरिंग है, इंस्पेक्शन है, रेगुलेशन है, आप रेगुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा जो आर्गुमेंट है, जो काउंटर आर्गुमेंट है इसका, वो ये होता है कि जब आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन बिज़नेस जो कर रहे हैं उनका रिलायंस होता है, वो भी VPN का यूज़ करते हैं। जब इंटरनेट स्लो डाउन होता है तो उनको ठीक ठाक नुकसान, यानी बिलियंस में भी नुकसान होता है। तो इस जिसको आके रेगुलेट कह लें, इसको ब्लॉकिंग ना कहें, तो क्या ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए हम इनिशिएटिव तो ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस जो उससे इफेक्ट होता है, फाइनेंशियल जो लॉस होता है, वो किस तरीके से जो है वो उसको अवॉइड किया जा सकता है? क्योंकि आप एक चीज़ प्रोटेक्ट करते हैं तो दूसरी चीज़ लूज करते हैं, और आपको पता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ही जो है वो रियल सिक्योरिटी है किसी स्टेट और कंट्री के लिए। देखिए, इसमें बिल्कुल राइटली सेड, इसमें इट्स अ टू वे रिस्पांसिबिलिटी। इट्स नॉट ओनली रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कराए, और दूसरा ये उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी IT कंपनीज की भी है जो ये बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनका रिलायंस VPN के ऊपर ज्यादा है। उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि वो जो ट्रैफिक जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो थ्रू लीगलाइज या ऑथोराइज चैनल वो इस्तेमाल करें, और प्रॉपर जो VPNs हैं जो इंक्रिप्शन प्रॉपर इंक्रिप्शन दे रहे हैं उसी का जो है वो VPN इस्तेमाल करें, रादर देन ओपन एंडेड या नॉन पेड जो VPNs यूज करते हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो अपने बिजनेस को इम्पैक्ट करवा रहे हैं,
बल्कि उससे कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल लॉस भी अटैच्ड है, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि यू डोंट नो कि दूसरे एंड पे जो सर्वर है वो किस तरह से आपके डेटा को यूज करते हुए क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स गेन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये दोनों एंड के ऊपर है कि जो आईटी कंपनीज है वो भी इस चीज को इंश्योर करें कि हम जो है वो थ्रू लीगलाइज या प्रॉपर चैनल वाइट लिस्टेड आईपीस के थ्रू इस्तेमाल करें। जब उस तरह इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली दे विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेट स्पीड दैट दे माइट बी हैविंग, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं और किस मीडियम के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं। अगेन जैसे मैंने पहले बताया, जो आपको स्लोनेस फील होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंस्पेक्शन एट द अदर एंड जो हो रही है, उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है, लेकिन ओवर द टाइम मुझे लगता है कि दैट विल ऑल्सो बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट का भी इशू है। अच्छा, अगर मैं इफ आई कुड आस्क यू कि ये जो वीपीएन का यूज़ है ये कितने % पाकिस्तान में बेटर वे में हो रहा है, या ये कह लें आपके पॉजिटिव वे में हो रहा है ना, वे लाइक बिजनेस एक्टिविटी के लिए हो रहा है, या ऑनलाइन जो आपके चीज़ें होती हैं, एजुकेशन हो गई या बिजनेस हो गया, और कितने % जो है वो लाइक इलीगल कह लें, जिसमें अपनी आइडेंटिटी को हिडन करके एंटी स्टेट नैरेटिव क्रिएट करना हो, या ये कह लें कि जो दिल चाहे बात करनी हो उसके लिए इस्तेमाल। और परसेंटेज आप बता सकते हैं कितने % लोग इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने % लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैं हाइपोथेटिकली तो इसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है, लेकिन हम ये देखें कि जितनी आईटी कंपनियां हैं, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो फ्रीलांसर हैं, वो तो इन ट्रू मींस इसको यूज करते हैं बिकॉज दे नीड वीपीएन, क्योंकि उनको एक सर्टेन सर्विसेज को एक्सेस करना होता है, तो वो तो डेफिनेटली 100% इसको लीगल मींस में यूज करते हैं। और एट टाइम्स कुछ होंगे डेफिनेटली वो इसको नहीं सही से यूज कर रहे होंगे, ऑब्वियसली ऑन पर्सनल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस वक्त मेजोरिटी की बात करें, जो आप नॉर्मल यूजर भी है जो कि ब्लॉग सोशल वेबसाइट्स को भी एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करता है, इवन दूसरी वेबसाइट्स को भी एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा है कि जो कि और दुनिया में ये कहाँ वीपीएन जो है वो रेगुलराइज किया जा रहा है या हो चुका है? देखिए, इसमें देखा जाए तो मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा जो है इसको रेगुलराइज किया गया है। सिमिलरली चाइना में इसको रेगुलराइज किया गया है। इसके अलावा अगर हम कंट्रीज देखें कुछ नॉर्थ अमेरिका की साइड पे, वहाँ पे अभी इसको एज सच रेगुलराइज नहीं किया गया है। वहाँ पे बड़ा ओपन एंडेड कल्चर है कि आप अनरेगुलर भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यूरोप में भी कोई खास एज सच इसके ऊपर इस वक्त कोई खास रेगुलराइजेशन का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट लॉज हैं, तो वही लॉज ऑफ द लैंड। आपके ख्याल में हमारे यहाँ इसकी ज्यादा जरूरत क्यों है? हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ आर पास्ट जो हमारा रहा है, जो हमारे ऊपर एक वॉर ऑन टेरर भी रही है। इसके अलावा जो हमारे नेबर से जो हमें थ्रेट्स रहते हैं, उसकी वजह से हमारे लिए आप समझ लें, जैसे कि हम इसको टर्म करते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, तो ये उसका एक हिस्सा है। तो हमें उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को रेगुलराइज करना पड़ेगा, ताकि हम हर एंगल से अपने आप को सिक्योर कर पाए, जो कि अब आने वाला फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अली रजा साहब आईटी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ थे और बता रहे थे कि वीपीएन को क्यों ब्लॉक किया गया या इसको रेगुलराइज करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सो इसके ऊपर क्यों पाकिस्तान को काम करना ज़रूरी है और पाकिस्तान कैसे इसको बेटर कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।